हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे वीडियो में और हमारे चैनल एमएस यूट्यूब स्टडी में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1F और इसकी पहले की प्रश्नावली में पहले की वीडियो कुछ मैं दे चुका हूँ। अगर आपने वे प्रश्नावली नहीं देखी है तो आप कृपया करके चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पिछले वीडियो देख लीजिए। तो इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1F। तो बिना समय गवाए चलो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है कि धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें के लिए धन पूर्णांक हम जानते हैं। पूर्णांक मतलब हमारी संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सभी हमारे पूर्णांक ही होते हैं। और ये इसमें 0 समेत होता है और माइनस भी संख्याएं होती हैं। तो इससे हमें पूछा गया है कि धन पूर्णांक 6 + 5 से ठीक आने वाला पहला धन पूर्णांक है। तो इससे जो पहले आएगा वो आएगा हमारा 6 + 4। तो हमारा जो आंसर है वो दूसरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 6 + 4। ये हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन में हमें अपरिमेय संख्या पूछी गई है। तो पहले जो हमें ऑप्शन दिया गया है वो है 22/7। तो 22/7 तो एक परिमेय संख्या होती ही है। और 0.69 तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। और 5/√16 5/5 तो अपरिमेय संख्या है और √16 भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √16 एक पूर्ण वर्गमूल है। तो ये भी एक √16 भी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन जो ये पाई है, ये पाई हमारी परिमेय संख्या नहीं है और यही हमारी परिमेय संख्या है। जो पाई है वो हमारी परिमेय संख्या नहीं है और यही हमारी अपरिमेय संख्या है। और इस क्वेश्चन में हमें अपरिमेय संख्या पूछी गई है। तो हमारा अपरिमेय संख्या जो है वो पाई है, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो पाई हमारा ये अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें मिल गया। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि संख्या 4√3 है, पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये पूर्णांक है कि अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि 4 तो परिमेय संख्या है लेकिन √3 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √3 का पूर्ण वर्गमूल नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा अपरिमेय संख्या। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी √5, √1, √1 + 4/9 और √2.5। तो इसमें से हमें परिमेय संख्या याद करना है। तो सबसे पहले हम √5 तो हमारी परिमेय संख्या हो नहीं सकती, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं बनेगा। तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं बनेगा। और √1 तो परिमेय संख्या है, क्योंकि यह पूर्ण वर्गमूल है। और √1 + 4/9 तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 + 4/9। इसका एलसीएम 9 आएगा। ये आएगा 9 + 4
13/9 और इस पे पूरे पे रूट। तो ये 9 तो पूर्ण वर्गमूल संख्या है लेकिन 13 नहीं है, इसलिए यह भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है। तो यह भी जो तीसरा है ऑप्शन हमें रूट में 1 + 4/9, तो यह भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो हम आगे देख लेते हैं और तो यह भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। और चौथी जो हमारे दिया गया है ऑप्शन 2.5 रूट में ए 2.5 एक पूर्ण वर्गमूल संख्या नहीं है, इसलिए यह भी हमारी अपरिमेय संख्या है। और क्वेश्चन में हमसे अपरिमेय संख्या पूछी गई है, तो जो हमारी अपरिमेय संख्या है वो है √1 और यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमें इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, तो इसमें से है परिमेय संख्या पूछी गई है। तो देखो ए 2.732416 और डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये संख्या हमारी अनंत तक जाएगी। तो जो संख्या अनंत तक जाती है वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होती है, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। जो संख्या दशमलव के बाद अनंत तक जाती है वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होती, वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। इसे मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ पहले की वीडियो में, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और अब हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन जो कि दिया गया है √7। तो √7 भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं है, तो यह भी नहीं हो सकती। और एक तीसरा ऑप्शन दिया गया है 2.737373, तो यह हमारी परिमेय संख्या हो सकती है क्योंकि इसमें जो 737373 है वो केवल 3 बार आया है। और जो 0. ए वाली √0.9 ये हमारी ये हमारी पूर्ण वर्गमूल संख्या नहीं है, इसलिए यह भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। यदि यह पूर्ण वर्गमूल संख्या होती तो यह हमारी परिमेय संख्या होती, लेकिन ये पूर्ण वर्गमूल संख्या नहीं है और अंडर रूट में है, इसलिए यह हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हमें जो पूछा गया है कि परिमेय संख्या बताइए, तो हम यहाँ हम लिख सकते हैं इसमें परिमेय संख्या है 2. इसे मैं नीचे लिख लेता हूँ 2.7373 और 73, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों, जो कि 3rd नंबर आंसर है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो किसी पूर्णांक m के लिए, यानी कोई पूर्णांक हम मान लेते हैं कि m बराबर मान लो 1 है, तो वो कह रहा है कि वो समपूर्णांक होना चाहिए ना कि विषम। तो जो 1 है, तो अगर m बराबर मानेंगे तो वो तो 1 है, तो वो विषम पूर्णांक भी हो सकता है और समपूर्णांक भी हो सकता है, क्योंकि हम m बराबर 1 मान सकते हैं, 2, 3, 4, 5, लेकिन ये हमारा विषम भी हो सकता है और सम भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है समपूर्णांक। और दूसरा हम देखते हैं कि m+1, तो m+1 बराबर, अगर m बराबर हम 1 मानते हैं तो हमारा 1 + 1 बराबर 2 आ जाएगा, तो ये हमारा समपूर्णांक हो जाएगा। लेकिन अगर हम m बराबर 2 मानते हैं तो 2 + 1 बराबर 3 आ जाएगा, जो कि समपूर्णांक हो जाएगा। और अगर 3 मानेंगे तो हमारा ये 4 आ जाएगा, जो कि समपूर्णांक हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे समपूर्णांक पूछ रहा है कि वह किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है, तो किस रूप का होगा। तो इसमें देखो विषम भी आ रहा है और सम भी आ रहा है, और इसमें भी पहले में विषम आ रहा है और सम आ रहा है, इसमें भी विषम आ रहा है, सम आ रहा है। अब 2m देखते हैं, तो अब 2m को देख लेते हैं हम। तो 2m हमारा समपूर्णांक होगा, क्योंकि जब हम m बराबर कुछ भी रख लें, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 कुछ भी, तो जो हमारा आएगा पूर्णांक वो हमारा आएगा जैसे
तो हमने m बराबर 1 रखा तो 2 गुणा 1 बराबर 2, तो संपूर्णांक मिला। और 2 m बराबर 2 रखा तो 2 गुणा 2 बराबर 4, तो संपूर्णांक मिला। और अगर m बराबर 3 रखा तो 2 तिया 6, तो हमें संपूर्णांक मिला। इस प्रकार हम 2m के रूप के पूर्णांक में कोई भी पूर्णांक रख ले तो हमें हमेशा संपूर्णांक ही मिलेगा दोस्तों। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और ये चौथा हमें दिया गया है 2m + 1, तो हम इसमें अगर +1 कर देंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा जो कि एक विषम पूर्णांक होगा। इसमें +1 कर देंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा जो कि एक विषम पूर्णांक होगा। इसमें हम +1 कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा जो कि विषम पूर्णांक है। इसलिए हमसे पूछा गया है कि हमें पूर्णांक वह बताना है जो किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक के रूप का मिल जाए। तो इसमें जो हमें इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों 2m। तो जो संपूर्णांक होगा वो हमारा 2m के रूप का होगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तक मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो इसका हम हल लिख देते हैं। इसका हल है तीसरा ऑप्शन 2m। इसे मैंने समझा भी दिया है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन बढ़ता है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित रूप का होता है। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम q बराबर कुछ भी रखेंगे तो हमारे पास शर्त होगी कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6 ऐसे कुछ भी आ सकता है। लेकिन सम भी आ सकता है और विषम भी आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें केवल विषम बताना है। तो अगर हम q + 1 रखेंगे, अगर हम q + 1 रखेंगे तो क्या हमारा विषम पूर्णांक मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अगर 1 रखेंगे तो 1 + 1 बराबर 2 जो कि सम हो जाएगा। और अगर 2 रखेंगे 2 + 1 बराबर 3 हो जाएगा। लेकिन हमें संपूर्णांक भी मिलेगा और विषम पूर्णांक मिलेगा। लेकिन हमें कौन सा सिलेक्ट करना है? हमें इसमें पूछा गया है कि हमें विषम पूर्णांक ही देना है। तो अगर तीसरा ऑप्शन जो हमें दिया गया है 2³ तो 2³ को देखेंगे तो अगर हम इसमें रखेंगे 1 तो सॉरी इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 गुणा 1 बराबर 2, तो ये संपूर्णांक मिला। और अगर 2 गुणा 2 बराबर 4 तो संपूर्णांक मिला। तो हमें लेकिन चाहना है विषम पूर्णांक, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, इसलिए हम इसे जो हमारा विषम पूर्णांक होगा वो हमारा होगा 2³ + 1 के रूप का। तो ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जो कि हमारा विषम पूर्णांक होगा वो होगा 2³ + 1 के रूप का। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम q बराबर कुछ भी रख लें और 2 का गुणा कर दें +1 कर दें तो हमें हमेशा विषम संख्या ही विषम पूर्णांक ही प्राप्त होगा दोस्तों। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n बराबर n है 1। क्या पूर्णांक हो सकता है या प्राकृत संख्या हो सकती है, सम संख्या है विषम संख्या? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों विषम संख्या हो जाएगा। क्योंकि अगर हम m बराबर जो विषम संख्या है वो 3 है, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे तो ये हमारे सॉरी 9 - 1 बराबर 8 हो जाएगा, कि जो कि 8 से विभाज्य संख्या है। और अगर हम इसमें कोई सम संख्या रखते हैं, जैसे कि 4 रख लेते हैं, तो 4 चौका 16 - 1 बराबर 15 होगा, जो कि 8 से विभाज्य नहीं होगी। तो इसमें जो सही संख्या रखनी है जो संख्या 8 से विभाज्य का है, तो इसमें हम कोई भी विषम संख्या रखेंगे 3 से आगे की, तो इसमें जो हमारी 8 से विभाज्य हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसे हम 5 रख के देखते हैं, तो 5 × 25 - 1 बराबर 24, और 24 जो है वह हमारी 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो ऐसे 7 रख सकते हैं। तो 7 × 49, 7 ×
सात, अगर हम 7 भी रखते हैं तो 47 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 48, और 48 हमारी संख्या 8 से विभाज्य है। तो इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं विषम संख्या 3 से ऊपर की, तो ये हमारी 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड विषम संख्या। दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान ज्ञात करो। तो इसमें हमें 65 और 117 का HCF निकाल लेना है। तो इसमें हम पहले 65 और 117 का HCF निकाल लेते हैं। 65 और 117 बचेगा हमारा 2, 1, 5, 52 और 65। तो जो हमारा HCF आया है दोस्तों वो तो हमारा हमारा 13 आया है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि रूप में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान है। सबसे पहले हमने इसका HCF निकाल लिया है जो कि 13 आया है। तो अब हम इसे रख लेते हैं 65m माइनस 117 बराबर 13। तो इसका पक्षांतर ऐसे निकाल लेंगे 65m बराबर 13 प्लस 117, ये हो जाएगा 13। तो अब हम दोस्तों इसका पक्षांतर हमने कर लिया है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 65m बराबर 13 और 117 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 130। तो जब हम m बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 130 बटा 65। 130 बटा 65 बराबर आ जाएगा 2। तो जो m की वैल्यू है वो हमारे पास 2 आ जाएगा दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो सेकंड हो जाएगा। m बराबर 2 हमारा यही आंसर हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि लास्ट के प्रश्न में लिए हैं। और इसके बाद मैं आपका थर्ड चैप्टर शुरू करूँगा, क्योंकि इस साल 2021-22 में जिस साल मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 2021-22 से यूपी बोर्ड में सेकंड चैप्टर को तो रिडक्स कर दिया गया है, इसलिए मैं आपको थर्ड चैप्टर स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो को, और आपको अच्छे से अच्छा मैं समझाऊँगा जिससे आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ सके। और आप लोग अपने दोस्तों में भी इस चैनल के बारे में बता दीजिए जिससे वे भी अपनी प्रिपरेशन कर सकें दोस्तों। तो आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों। तो इससे हमें खुशी मिलती है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 तथा 8 प्राप्त हों। वह सबसे बड़ी संख्या। दोस्तों हमने आपको बताया है कि जब सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या पूछा जाए, अगर हमें सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो वहाँ हमें HCF निकालना होता है, और जहाँ सबसे छोटी संख्या पूछी जाए वहाँ हमें LCM निकालना होता है। तो इसमें ये कह रहा है कि विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 तथा 8 प्राप्त हों। क्रमशः शेषफल 5 तथा 8 प्राप्त हों। तो इसके लिए जो हमें संख्या दी गई है 70 में से हमें 5 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और 125 में से हमें 8 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जब हम 125 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 117, और 70 में से
5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 65। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारा आएगा 13। तो मैंने इसे पहले भी निकाला है इस क्वेश्चन में, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जो मैंने एलसीएम निकाला है आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका जो एलसीएम आया है वो 13 आया है। तो आप लोग इसे इतना उस क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन में नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ डाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो आप लोग इसमें इसे भी नोट कर सकते हैं, जो कि इसका HCF 13 आया है। तो इसे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि HCF बराबर 13। तो इसका जो आंसर हो गया वो होगा 13, और जो हमें ऑप्शन दिया गया है वो में पहला ऑप्शन ही है। तो यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों, ए रहा। तो ये हमारा आंसर हो गया, और इस क्वेश्चन में इसे मैंने यहाँ बता दिया है। और अब मैं इसे हटा देता हूँ। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई होप। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा दमदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b बराबर एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अवास्तव संख्या है तब मासा है। तब हमें a और b का मासा निकालना है दोस्तों। तो इसे हम निकालते हैं। देखो, जो हमें दिया गया है a बराबर हमें दिया गया है एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, और b बराबर हमें दिया गया है एक्स वाई क्यूब। तो जो हमें a बराबर दिया गया है इसे हम लिख सकते हैं एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा वाई लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें घाते हैं तो इसे हम घातों को खोल के लिख सकते हैं। और जो b बराबर हमें दिया गया है इसे हम लिख सकते हैं एक्स गुणा वाई और गुणा वाई। तो इसमें हमें HCF निकालना है। तो इसमें हमसे HCF पूछा गया है, सॉरी तो इसमें हमें HCF, तो इसमें जो हमारा HCF होगा वो होगा x गुणा वाई, अतः हम लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऑप्शन में हमें दिया गया है वो हमारा ए ऑप्शन ठीक है, दूसरा वाला। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर ab स्क्वायर और q बराबर a क्यूब b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b अवास्तव संख्या हैं, तो लासा ज्ञात करना है दोस्तों इसमें हमें। तो इस क्वेश्चन में हमें लासा ज्ञात करना है, लेकिन क्वेश्चन एकदम सेम ही है जैसा कि वो था। तो हम इसे पहले लिख लेते हैं कि p बराबर दिया गया है हमें ab, p बराबर हमें दिया गया है ab स्क्वायर, तथा q बराबर हमें दिया गया है a क्यूब b। तो इसे हम विस्तार से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा a इंटू b और q बराबर हो गया a इंटू b। तो इसमें हमें पूछा गया है कि इसका LCM ज्ञात करना है। तो LCM तो इसे मैं ठीक से लिख लेता हूँ। तो LCM इसमें जो आएगा हमारा वो एक a आ जाएगी, 2a आ जाएंगी। तो ये हो गया, और एक b a आ जाएगा और एक b a आ जाएगा। तो जो हमारा
एलसीएम आएगा वो आ जाएगा a³ और b²। तो यही हमारा दोस्तों आंसर हो गया। इसमें जो हमारा ऑप्शन दिया गया है वो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा गया है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो होगा सदैव अपरिमेय संख्या। एक शून्य संख्या और परिमेय संख्या तथा एक शून्यतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो ये तो आपको नोट करना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सदैव अपरिमेय संख्या, यही हमारा इसका आंसर हो गया दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वह संख्या इससे पूछा गया है वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी सम्मिलित सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों फिर से आ गया हमारा छोटी से छोटी संख्या। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था कि जहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या पूछे वहाँ एचसीएफ होता है और जहाँ पर छोटी छोटी संख्या पूछी जाए वहाँ एलसीएम होता है। तो इसका हमें एलसीएम निकाल लेना है 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का। ऐसे कि में से इस पर तो बनेगा नहीं शायद। तो इसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सभी संख्याओं का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये हमारा जो भी आएगा दोस्तों ऐसे ऐसे आप इसका एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 2520 के बराबर, क्योंकि मुझे इसमें सॉल्यूशन में इस पर नहीं कर पाऊँगा। तो आप लोगों को एलसीएम निकालना आसानी से आता है तो आप लोग इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, जो कि 2520 आ जाएगा दोस्तों। आई एम श्योर। तो इसका हमें एलसीएम ऐसे निकालना है कि 2 से कट जाएंगी संख्या तो फिर हमें से 3 से काटना पड़ेगा या 5 से काटना पड़ेगा, 7 से, और तो ये हमारी संख्या सभी कट जाएंगी। तो इसका जो हमारा वो आएगा एलसीएम वो हमारा 2520 आएगा दोस्तों। आई होप आप लोग कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग इसे छोड़िएगा नहीं, आप लोग इसे जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो इस सवाल ये हमारा पास सवाल जो है हमारा लास्ट सवाल है और यह हमारी यह लेसन और हमारी यह एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि परिमेय संख्या 14,587/1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित केंद्र सर्व स्थानों के बाद तक समाप्त हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले इसमें इसका दशमलव प्रसार निकालना है। तो हमने इसे कुछ ऐसे निकाला भी है कि जो हमें संख्या दी गई है इसमें जो हमारा हर है ए वाला 1250, इसके हमने गुणनखंड करे तो गुणनखंड आए 2 की घात 1 × 5 की घात 4। तो ये हमारे इसके गुणनखंड आए। तो फिर हमें इसको इक्वल करना था क्योंकि हमें इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना था। तो हमने फिर क्या किया, हमने फिर 5 की घात 4 थी तो और 2 की घात 1 थी, तो हमने 5 की घात 4 थी और 2 की घात 1 थी, तो 2 की घात 3 का गुणा हमने नीचे किया और 2 की घात 3 का गुणा हमने ऊपर किया। मतलब 2 की घात 3 का गुणा हमने अंश में किया तो 2 की घात 3 का हमने गुणा हल में भी किया। तो जब हमने इसका गुणा किया तो ये हमारा आ गया 14,587 × 8, क्योंकि 2 की घात 3 को हम खोलेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। और जो हमारी ये संख्या थी इसे मैंने 5 की घात 3 थी, इसे मैंने एक घात इसकी निकाली थी तो हो गया 2 × 5 = 10, ये यहाँ पर 10 हो गया। और जो 5 की घात 3 थी और 2 की घात 3 थी तो 5 दूनी 10 की घात 3 हो गई और 10 की घात 3 बराबर 1000 हो गया दोस्तों। तो फिर इसका हमने 14,587 का गुणा हमने 8 में किया तो 11, 66 और 96 आया और इसका गुणा 1000 गुणा 10 में किया तो ये हमारा 10,000 आया। तो फिर हमने इसका भाग दे दिया तो जो हमारी संख्या आई वो आई हमारी 11.6696।
तो यही हमारा दोस्तों आंसर हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका हमें दशमलव प्रसार कितने अंकों के बाद समाप्त होगा। तो इसमें जो आंसर हमें दिया गया है हम लिख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा 4 अंकों के बाद दशमलव प्रसार शांत होगा। दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हमने सभी क्वेश्चंस इस प्रश्नावली के सॉल्व कर लिए हैं दोस्तों। तो आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।